हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर विन सीरीज, जहां पे हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये जो वीकली करंट अफेयर है 17 जुलाई से 23 जुलाई का है, जो कि बहुत ही रिसेंट है। और आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के टॉपिक्स। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी बेहद महत्वपूर्ण है। मोस्ट ऑफ इट कॉम्प्राइजेज ऑफ GS3 सब्जेक्ट। दोस्तों, आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो दीज आर अ बिट लॉन्ग लेक्चर्स, है ना, थोड़े बोरिंग भी लगते हैं कभी कभी। बट ट्रस्ट मी दोस्तों, जो रियल लर्निंग होती है ना, कई बार हमने देखा है जो इस तरह की न्यूज़ है, छोटी छोटी चूंकि पीस मील्स में है, तो हम कोशिश करते हैं इसको ब्रेक डाउन करके, मतलब आपको थोड़ा सा मतलब बोरिंग होता है, मैं समझ सकता हूँ। बट स्टिल आई डू ट्राई कि मैं इसको बेस्ट पॉसिबल वे में आपको रिप्रेजेंट कर पाऊँ। सो प्लीज डू वॉच द कंप्लीट लेक्चर। प्लीज ये कोशिश कीजिए कंप्लीट लेक्चर देखिए, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी अ लॉट। ठीक है, कंप्लीट लेक्चर देखिए, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है नोट्स बनाने की आदत डालिए दोस्तों। एक कॉपी और पेन लेके बैठिए। ठीक है, एक कॉपी एंड पेन लेके बैठिए, और फिर आप देखेंगे आपको बोरियत कम लगेगी। ट्रस्ट मी, बोरियत बहुत कम लगेगी। चीज़ें अपने आप याद भी होती जाएंगी। और फैक्चुअल दोस्तों लर्निंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड जब एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे फैक्ट्स के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस भी जज की जाती है। जब तक फैक्ट्स नहीं होता तो एनालिसिस नहीं आ पाए। मेरा नाम है डी प्रकाश, और हमने लॉन्च किया है आप सभी के लिए एजुकेटेड सेपियंस। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास इथिक्स ऐसे की टेस्ट सीरीज, इथिक्स एंड ऐसे की टेस्ट सीरीज चालू है। ध्यान रखिएगा, इथिक्स एंड ऐसे की टेस्ट सीरीज चालू है। ठीक है, इन दोनों टेस्ट सीरीज चालू है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर की जो भी PDF चाहिए, आप वहाँ पे सेम वेबसाइट पे जा करके, है ना, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पक्के से मिल जाएंगे। तो सेम वेबसाइट पे जा करके आप इसको, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली सिंपली वहाँ पे जो कोर्स है करंट अफेयर का, विन सीरीज का कोर्स है, उसमें रजिस्टर करना है। और अभी के लिए आपके वीकली वहाँ पे क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं, वहाँ पे वीकली क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, वीकली टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है। तो वीकली क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज जो भी कहिए, इसमें जो है 10 से 12, 10 to 12 MCQ, मतलब 10 to 15, आई एम रियली सॉरी, 10 to 15 या मे बी मोर ऑल्सो। ठीक है, जब जैसा वीक रहता है उस हिसाब से हम करते हैं। 10 to 15 MCQs रहेंगे, प्लस 2 मेंस के क्वेश्चन रहेंगे। प्लीज़ ये ध्यान रखिए, 2 मेंस के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास टेलीग्राम ID भी है t.me/upsc/dp, और इंस्टाग्राम पे भी हम हैं @educatedsapiens पे। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, एसे एंड इथिक्स का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुके हैं। साथ ही साथ 1 अगस्त से, 1 अगस्त से हम CSAT का भी कोर्स लेकर के आ रहे हैं। प्लीज़ ये ध्यान रखिए, CSAT का फुल फ्लेजेड कोर्स होगा विथ MCQs टेस्ट, सब कुछ इसमें होगा। ठीक है, MCQs टेस्ट, पूरा थ्योरी, बेसिक थ्योरी, सब कुछ, सब कुछ। ठीक है, तो बहुत करीने से मैं इसको करवाऊंगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको जरूर ज्वाइन करें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, चलिए अब शुरू करता हूं मैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। RBI ने इस पर बैन लगाने की बात कही है। आपको भी पता है, सुप्रीम कोर्ट ने, RBI ने एक बार पहले भी ऐसी कोशिश की है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्ट कर दिया। अब RBI बार बार इस पर बैन लगाने की कोशिश क्यों करती है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद क्रिप्टो करेंसी? तो सबसे पहले ये समझिएगा, क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो कोई भी डिजिटल या वर्चुअली यूज की जाने वाली करेंसी है, और ये जो है ये बेस है वेब 3.0 का, वेब 3.0 का, जहाँ पे पूरी वेबसाइट डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी। लोग ही उसमें कंटेंट क्रिएट करेंगे और लोग ही उससे पैसे भी कमाएंगे। ये प्लीज ध्यान रखिएगा। अभी तक होता है कि आप कंटेंट क्रिएट करते हो फेसबुक के लिए, और फेसबुक उससे पैसे कमा रहा होता है, राइट? बट नो, नाउ दिस वोंट वर्क, है ना। वी वांट प्लेस वेयर वी आर कंटेंट क्रिएटर एंड वी आर द अर्नर्स एज वेल। ठीक है, तो हमारा कंट्रोल होगा पूरी तरह से। ये चीज अगर इकोनॉमी में आप अप्लाई कर देते हो तो ये प्रॉब्लम कर देती है। ये ध्यान रखना कि आप ही ओनर बन जाओगे। अगर हर पर्सन अपने आप में इकोनॉमी का ओनर बन जाएगा तो ये दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कहीं ना कहीं थ्योरी है, और जो देश है या कोई भी सरकार है, वो पैसे पे चलती है। किस पे चलती है? पैसे पे। हम आप टैक्स मनी पे करते हैं, तो उस कारण से आसानी से चलता है। और देखिए, दे डोंट हैव सेंट्रल इशूइंग और रेगुलेटिंग अथॉरिटी। अब देखो, सेंट्रल इशूइंग और रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है, तो कोई भी ट्रैक नहीं रख सकता किसी भी ट्रांजैक्शन पे। देयर कैन बी नो ट्रैक ऑन ट्रांजैक्शन। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, नो ट्रैक ऑन ट्रांजैक्शन। जब ट्रैक नहीं होगा तो इट्स माई विल ना, कि मैं कितने पे टैक्स पे करूं। नो टैक्स होगा, टैक्स भी नहीं होगा। आपको पता है ब्लैक मनी क्या है? अगर आप देखेंगे, डिमोनेटाइजेशन जो मूव किया गया था, दैट वाज सेड टू बी कर्व डिमोनेटाइजेशन, बट वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअली में जो ब्लैक मनी है, दैट इज नथिंग बट स्मॉल परचेज एंड सेल की जो पैरेलल इकोनॉमी है, जिसका कोई ट्रैक नहीं होता, जिसका कोई ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं होता, वही आपका ब्लैक मनी है ना। तो एक सब्जी वाला भी ब्लैक मनी जनरेट कर रहा है, एक ऑटो वाला जिसको आप कैश पे करते हो, यू आर गिविंग हिम ब्लैक मनी, मतलब आप ब्लैक, अपने व्हाइट मनी को ब्लैक करवा दे रहे हो,
है ना। तो इस बात को समझना कि उस पर कोई टैक्स पे नहीं होने वाला, है ना। तो ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और इसी कारण से आप समझिएगा क्रिप्टो करेंसी इसको बड़े लेवल पे लेके जा सकता है, क्योंकि यहाँ एनोनिमिटी होती है। और आप देखिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, हैकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जो बहुत सिस्टमेटिकली वानाक्राई हो गया, ये लोग कई बार आप देखोगे क्रिप्टो करेंसी में पैसे मांगते हैं, ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय अ डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क कॉल्ड ब्लॉकचेन। ध्यान रखना दोस्तों, ब्लॉकचेन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, एंड आरबीआई इज नॉट सीकिंग बैन ऑन ब्लॉकचेन। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, आरबीआई इज नॉट सीकिंग बैन ऑन ब्लॉकचेन। व्हाई? बिकॉज ब्लॉकचेन को तो हम प्रमोट करना चाहते हैं, वी आर यूजिंग इट फॉर लैंड रिकॉर्ड्स, है ना, जो कि अनचेंजेबल हो, है ना? एक बार चेंज कर दिया उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, उसमें एडिशन किए जा सकते हैं, बट दैट कैन नॉट बी चेंज। तो पास्ट पूरा रिकॉर्ड रहेगा, है ना। ध्यान रखिए हम लोग ब्लॉकचेन को तो उल्टा यूज करना चाहते हैं कई सारी जगह पे, फेक नोट्स को फाइटिंग में, फेक नोट्स की फाइटिंग में, फेक नोट्स की फाइटिंग में, क्योंकि भैया उससे पता चलता है ये लास्ट नोट इस समय इतने जगह पे देखा गया था, ठीक है। फास्ट एंड चीप ट्रांजैक्शन, फास्ट एंड चीप ट्रांजैक्शंस के लिए भी हम बेनिफिट इसका उठा सकते हैं काफी। अच्छा, इसका बेनिफिट्स क्या क्या है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, क्रिप्टो करेंसीज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा इससे चीप और फास्ट ट्रांजैक्शन हो सकता है। प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, क्योंकि आप देखो, आप मोस्ट, मैं ऐसे बात नहीं कहता कि दोस्तों गिरावट नहीं आई है, ठीक है। एलॉन मस्क साहब का एक ट्वीट के कारण डोजे कॉइन ऐसा चढ़ा और फिर ऐसे ही गिर भी गया, है ना। बट स्टिल अगर आप मार्क करेंगे तो समवेयर यहाँ कहीं पे आ रहा है, अगर वो आप उसका फिर भी देखेंगे तो उसका फिर भी जो ग्रोथ रेट है समवेयर यहाँ कहीं पे आ रहा है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि अगर आप फ्रेंजी ना होकर के सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा ही लगा था कि दिस इज गुड इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अलाउड, सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इसको अलाउ किया था, ठीक है, ठीक है ना। ध्यान रखिए यहाँ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, तेजी से मिल रहा है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेशनरी करेंसी है, ठीक है। एंटी इन्फ्लेशनरी आपको भी पता है दोस्तों, अभी जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट अप्रॉक्सीमेटली डबल डिजिट में आने वाला है ना। कई जगह डबल डिजिट में चल भी रहा है कुछ इंडिकेटर्स का, ठीक है, तो ऑलरेडी डबल डिजिट में चल रहा है, ठीक है। ध्यान रखना कि ऐसा इसके साथ नहीं होता, इस करेंसी के साथ नहीं होता, इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। रादर क्रिप्टो लिमिटेड है, इस कारण से इनकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अब देखो आज की डेट में बहुत सारे लोग डॉलर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक तो पहली चीज हमारी करेंसी डिफ्लेट होगी, डॉलर्स की मजबूत होगी, स्ट्रेंथन होगी। जैसे वो स्ट्रेंथन होगी हमारी डिफ्लेट होगी, हमें फायदा मिलेगा उसका, है ना। तो ध्यान रखिए पीपल टेंड टू होल्ड मोर क्रिप्टो देन स्पेंडिंग इट, ठीक है। अब देखो न्यूज में क्यों है, अच्छा पहली चीज देख लो दूसरे देश कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो पहले तो चाइना देखो, चाइना पूरा कंप्लीट बैन लगा चुका भी है, वो तो ऐसे देश भी है ना। और एल सल्वाडोर में लीगल टेंडर बना दिया गया है। तो दो तीन देश ऐसे हैं, दो देश ऐसे हैं दुनिया में जहाँ पे लीगल टेंडर बनाया गया है। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी ली है, मुझे बताइए कहाँ पे कौन सी देश में इसका लीगल टेंडर माना गया है, ठीक है। तो दो कंट्रीज एज ऑफ नाउ है जहाँ पे इसको प्रॉपर लीगल टेंडर की उपाधि दे दी गई है। प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि हम बहुत बाइफरकेटेड और डिवाइडेड वर्ल्ड इस बारे में देख रहे हैं, जहाँ पे एक जगह पे लीगल टेंडर है और दूसरी जगह पे कंप्लीट बैन लगा हुआ है, ठीक है। आरबीआई ने क्या कहा है कि भाई क्रिप्टो करेंसीज जो है डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स देती हैं किसको, कंट्री की मॉनेटरी एंड फिस्कल हेल्थ को, ठीक है। अभी आज की डेट में क्रिप्टो का स्टेटस में अगर आपको बताना चाहूँ तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया था बैन को, है ना, बैन को स्टक डाउन किया था। उन्होंने कहा था नो बैन शुड बी देयर ऑन ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, जो कि आरबीआई ने लगा दिया था। इसके बाद मई 2021 में आरबीआई ने अपनी रेगुलेटेड एंटिटीज को कहा था कि भाई देखो ड्यू डिलीजेंस ऑफ फॉर प्रोसेस इन ट्रांजेक्शन क्रिप्टो, ठीक है। तो अब उन्होंने कह दिया कि चलो भाई ठीक है, जब भी आप किसी भी मतलब कस्टमर के साथ डील कर रहे हो तो ड्यू डिलीजेंस रखो, ठीक है, कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, जो भी कहो, ठीक है। द यूनियन बजट 2022-2023 proposed to introduce a digital currency इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो देखो हम कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है डिजिटल करेंसी आपको चाहिए ना, वी विल गिव यू अ डिजिटल करेंसी, है ना। बट ध्यान रखिएगा जो डिजिटल करेंसी है इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आप इसको घुमा फिर मतलब इसको वापस से क्रिप्टो की तरफ लेके जाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए क्रिप्टो अगर होगा भी तो भी ये आरबीआई ओन्ड होगा, आरबीआई रेगुलेटेड होगा। तो दैट इज द प्रॉब्लम विच पीपल आर फेसिंग, ठीक है। मतलब दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, आई विल से दैट, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। हम और आप उसके ओनर बन सकते हैं अगर हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है और साथ साथ माइनिंग नेटवर्क है तो, ठीक है। अब कंसर्न्स क्या है ध्यान रखिए, मिसलीड द यूथ थ्रू ओवर प्रॉमिसिंग
एंड नॉन ट्रांसपेरेंट एडवर्टाइजिंग। ध्यान रखिएगा, यूज को कई बार मिसलीड करता है। जैसे आप देखेंगे तो ये कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने खुद भी अपना देखेंगे तो 5,000 से 10,000 के करीब करीब रुपए इसमें डुबाए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ज़्यादा लालच है। ज़्यादा लालच इन द सेंस मतलब जब ये फ्रेंजी ओवर होने वाला है, जब ये ऐसे पीक पे पहुंच रहा है, तब हमने खरीद लिया। और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हमें होप आ गई, चलो भाई ठीक है और इन्वेस्ट कर लेंगे कभी एक आध बार। हो सकता है कुछ लोग यहाँ भी खरीद लिया और उसका फिर ये धड़ाम से नीचे गिर गया। तो फायदा ठीक है यहाँ वालों को हुआ है, बट दोज हु बॉट ओवर हियर आर इन बेनिफिट, नॉट द पीपल ओवर हियर और हियर, है ना। और मैक्सिमम लोगों की जो बाइंग साइकोलॉजी होती है वो इसी तरफ तो होती है। ठीक है, काउंटर प्रोडक्टिव है दोस्तों, ध्यान रखना। अनरेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट जो है ये बहुत बड़े सोर्सेज हो गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, टेरर फाइनेंसिंग के और साइबर थ्रेट्स के। आई होप ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी है और रिस्क टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी करेंसी सडनली इतना ऊपर उठ रही नीचे गिर गई तो उतने रुपये तो वाइप आउट हो गए ना, है ना। तो समझना मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत खतरनाक है। और साथ ही साथ ये कोई पियाट मनी तो है नहीं। तो एक तरह से हो सकता है हम क्रिप्टो बबल क्रिएट कर रहे हो एंड व्हेनेवर इट विल बर्स्ट इट विल ड्राउन ऑल। ठीक है, अब देखो सेबी ने भी चुप नहीं बैठी है। सेबी ने भी यही चीज कहा है कि भैया देखो कोई भी कंट्रोल नहीं है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी में। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे फ्रेंड ने बहुत पैसे कमाए थे इसमें भी, है ना। बट हुआ क्या, कंपनी जो थी उसने साफ मना कर दिया हम नहीं देंगे, आपने अकाउंट चीटिंग की है। हाउ हैज ही चीटेड? कुछ भी नहीं किया उसने। और उसने अपने सोचा समझा, उसने एक अपनी स्ट्रेटजी डेवलप की, उसके हिसाब से उसने किया, है ना। तो वो तो आपके रूल बुक में कुछ लिखा नहीं था, तो भाई चीटिंग कैसे हो गई वो चीज? तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट पे जब कोई रेगुलेशन ही नहीं है तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये जो क्रिप्टो कंपनीज है ये दे कैन रन एनी टाइम। ये पैसा लेके भाग भी जा रही हैं, कई बार भाग जा रही हैं। ठीक है, तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आरबीआई ने जो बैन सीख किया है। इसके बाद आता है सीबीडीसी। ठीक है, ये कोई बहुत नया टॉपिक नहीं है, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया आपको न्यूज में यहीं पे कि भैया देखो यूनियन बजट 2022-23 ने क्या कहा है, डिजिटल करेंसी हम लाएंगे। ठीक है, तो यही डिजिटल करेंसी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। कौन सी? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, आरबीआई इज इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सीबीडीसी इन द फेज्ड मैनर फॉर होलसेल और रिटेल सेगमेंट। ध्यान रखिएगा सीबीडीसी दोनों ही फेज मैनर में लेकर के आएगा। अब सीबीडीसी होती क्या है तो समझिएगा, सोवरेन बैंक डिजिटल फॉर्म ऑफ कंट्रीज फिएट करें। ठीक है, तो ये रुपी की तरह ही होगा, लेकिन बस डिजिटल फॉर्म में होगा। ठीक है, ये किसी भी प्राइवेट वर्चुअल करेंसी से कंपेरेबल नहीं है। ध्यान रखिए, किसी प्राइवेट वर्चुअल करेंसी से कंपेरेबल नहीं है। नीड क्या पड़ी? देखो सबसे पहले तो लोअर करेंसी टू जीडीपी रेशियो, ये सबसे बेस्ट होता है ना। जब आप करेंसी नोट निकालते हो जीडीपी रेशियो की तुलना में कम रहते हैं तो थोड़ा बेटर सिचुएशन रहती है, आप डिजिटल कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हो, है ना। तो ध्यान रखना इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ता है। तो डेफिनेटली जब डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो ये लोअर करेंसी टू जीडीपी रेशियो हो जाएगा। इसका मतलब कैश ट्रांजैक्शन कम होगा। जब कैश ट्रांजैक्शन कम होगा तो गवर्नमेंट के पास हर पर्सन का डेटा रहेगा कि हाँ सो एंड सो पर्सन हैज डन सो मच ट्रांजैक्शन। इसका मतलब इनकी इनकम अप्रॉक्सीमेटली इतनी होनी चाहिए एंड दैट मीन्स कि हाँ भाई इतना इतना चले। ठीक है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा करेंसी मैनेजमेंट का कॉस्ट भी ये कम करता है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट इनेबलिंग रियल टाइम पेमेंट। ठीक है, रियल टाइम पेमेंट्स को भी इनेबल करते हैं। अगर मैं आगे बात करता हूँ व्हाट गवर्नमेंट शुड डू टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? तो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड बिजनेसेस कैन बी टेस्टेड इन अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ठीक है, ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस में इनको मतलब टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आरबीआई इज रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस फॉर बैंक। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो बैंक्स के लिए लगाए जाते हैं सिमिलर टाइप का हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, 2020 में EU कमीशन हैज ऑफिशियली रिलीज प्रपोजल फॉर रेगुलेशन ऑन मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स। तो मीका को भी हम एक बेस मान करके हम सीबीडीसी हम अपना निकाल सकते हैं, डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शन टू अवॉइड टैक्स इवेजन। दोस्तों मैंने पहले ही बताया है कि जब टैक्स इवेजन जो होता है, टैक्स इवेजन को बचाने के लिए हम इसको मॉनिटर करेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, क्रिएटिंग ए क्रिप्टो इकोसिस्टम बाय इंप्रूविंग फाइनेंशियल लिटरेसी, इंप्रूविंग साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल पेनिट्रेशन। ठीक है, अब देखो इसके बाद है मीजर्स टू बूस्ट फॉरेक्स इनफ्लोज। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, तो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स मतलब आपके जो फॉरेन से हमारे यहाँ यूएस डॉलर्स आ रहे हैं। कोई भी हम ट्रेड करते हैं तो किसमें करते हैं? एक्चुअली में डॉलर में इन जनरल करते हैं। ठीक है, या फिर आपका यूरोप में करते हैं। ठीक है, तो ये स्टैब्लिश करेंसीज हैं जिनमें हम ट्रेड करते हैं। इनका कितना इनफ्लो है और रुपी का कितना आउटफ्लो है,
रुपये की बाहर वर्ल्ड में कितनी डिमांड है, ठीक है। तो ये डिसाइड करता है हमारा फॉरेक्स रिजर्व, ये डिसाइड करता है फॉरेक्स रिजर्व। ध्यान रखिए जितना ज़्यादा डॉलर और यूरो किसी देश के पास होंगे उसका फॉरेक्स रिजर्व उतना स्ट्रांग बनेगा और उसको इंपोर्ट करने में कोई भी चीज़ उतनी ही आसानी रहेगी, ठीक है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आरबीआई ने कई सारे मेजर लिए हैं ताकि फॉरेन इनफ्लोज बढ़े, ठीक है। अभी आपको पता होगा रिसेंट में न्यूज़ जब चली थी तो हमारे यहाँ से जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़े थे तो इसके कारण जो फॉरेक्स रिजर्व था थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। व्हाट इज फॉरेक्स रिजर्व? एसेट्स हेल्ड ऑन रिजर्व बाय द सेंट्रल बैंक, आरबीआई हो गया हमारे केस में, इन फॉरेन करेंसीज विच कैन बी इंक्लूड बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करें तो फॉरेन करेंसी एसेट्स, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड रिजर्व ट्रांसपोजिशन, ये 4 तरीके होते हैं जिसके थ्रू कोई भी जो आपका सेंट्रल बैंक है वो फॉरेक्स इनफ्लोज इंश्योर करता है, फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन करता है, ठीक है। कौन कौन सा? फॉरेन करेंसी एसेट डायरेक्टली डॉलर के फॉर्म में रख लिया, गोल्ड के फॉर्म में रख लिया, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ये आईएमएफ देता है और साथ साथ रिवर्स ट्रांसपोजिशन भी आईएमएफ देता है, ठीक है। चलो अब जब मीजर्स टेकन की बात करता हूँ तो एफपीआई इन्वेस्टमेंट इन डेट, ठीक है, ध्यान रखना। इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को डेट में बढ़ाया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बनाया जाए, फॉरेन से वहां से पैसा लेकर के आए हम, ठीक है। लाइक इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, widen the basket of securities available to foreign portfolio investors, ठीक है। हायर रिटर्न्स भी देते हैं, ऑब्वियस सी बात है। आरबीआई हैज अलाउड बैंक्स टू गिव हायर रिटर्न्स ऑन द फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स ऑन विच दे विल हैव टू मेंटेन, दे विल नॉट हैव टू मेंटेन एनी रिजर्व, कोई रिजर्व मेंटेन की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बैंक्स को खुली छूट है कि फॉरेन करेंसी में जितना चाहो उतना ट्रेड करो, जितना चाहे उतना चीज रखो अपने पास। रिलैक्सेशन अंडर ईसीबी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स में भी रिलैक्सेशन दी गई है ताकि जो कंपनीज हैं ये फॉरेन मार्केट से आसानी से लोन उठा सकें, ठीक है। एक्सपोर्ट टैक्सेस भी लगाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट टैक्सेस ऑन ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड कंट्रोल द वाइडनिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट को भी वाइडन करने से रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस लगाए हैं और साथ ही साथ इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाई है गोल्ड पे, ठीक है। देखिए आगे इसके बढ़ता हूँ तो ट्रबल्ड ग्लोबल इकोनॉमी, दोस्तों ये अक्सर न्यूज में आ रहा है रह करके कि हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमी है अगले 1 से 1.5 साल में, 1 से 1.5 साल में हो सकता है रिसेशन की चपेट में आ जाए, है ना। रिसेशन इज ऑन द डोर ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या रीजंस हैं, ठीक है। तो वो चीज हम बात करते हैं। ध्यान रखिएगा यूएस में अभी अभी इन्फ्लेशन 40 साल के हाई पे है, ठीक है, 40 साल के हाई पे, ठीक है। एंड यूएस यू नो द इज द सेंट्रल पिन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी का आज की डेट में अगर सेंट्रल पिन बोलना है तो आपका यूएस है। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है दोस्तों, बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है। एज पर यूएस ऑब्जर्वर्स, यूएस सेंट्रल बैंक विल नॉट बी एबल टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग फॉर इकोनॉमी इफ द यील्ड कर्व इनवर्ट्स। ध्यान रखना यील्ड कर्व अगर उल्टा हुआ तो फिर जो डॉलर है वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाएगा और बहुत बुरी तरह क्रैश हो सकता है। स्टार्ट ऑफ रिवर्स करेंसी वॉर्स हैज आल्सो बीन प्रेडिक्टेड, रिवर्स करेंसी वॉर्स भी प्रेडिक्टेड है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये करेंसी वॉर और ये सब चीजें क्या है आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों? ध्यान रखिए करेंसी वॉर का मतलब होता है बेसिकली जैसे अब इंडिया एंड चाइना के बीच में चल रहा था। इंडिया एंड चाइना क्या, इंडिया और वर्ल्ड, चाइना जैसा खूब करता है, इंडिया तो कम ही करता है फिर भी चाइना इसको खूब करता है, ठीक है। तो चाइना क्या करता है, अपनी करेंसी को खूब डिवैल्यू कर देता है। डिवैल्यू करने से फायदा क्या होता है? व्हेन यू डिवैल्यू योर ओन करेंसी तो आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत सस्ते हो जाते हैं और उस केस में फिर आप पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकते हो, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को आप डोमिनेट कर सकते हो। अब देखो यील्ड कर्व इनवर्ट्स, इसका मतलब क्या है यील्ड कर्व? तो देखो बॉन्ड यील्ड नाम से एक टर्म होता है। बॉन्ड यील्ड क्या होता है? बॉन्ड यील्ड होता है दोस्तों, ध्यान रखना, कि एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी आपको दूसरी जगह ज्यादा मिल रही है, दूसरी जगह ज्यादा लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब ये क्या चीज है मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, पहले यहाँ देख लो व्हाट इज बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन। अब ये है क्या वाला बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन, ठीक है। पहले तो एक चीज समझो कि ये फ्लैट चल रहा है। फ्लैट मतलब कि आपका है ना यील्ड कितना परसेंट बढ़ा है पिछले 10 सालों में, ठीक है, 10 साल पिछले ईयर्स में कितना बढ़ रहा है, ठीक है। फ्लैट मतलब 0% यील्ड है, 0% यील्ड है। इज इट क्लियर? 0% यील्ड है, ठीक है। अब ये चीज समझिएगा कि अगर अगर कोई करेंसी पहले आपको मतलब जब आपने बॉन्ड लिया था तब उसको पॉजिटिव रिटर्न दे रही थी लेकिन सडनली वो निगेटिव रिटर्न देने लग जाए, मतलब एक्चुअली में आपका पैसा जो है वो घटने लग जाए,
एक्चुअली में आपका पैसा घटने लग जाए, तो विल यू इन्वेस्ट इन ओवर देयर? क्या आप वहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे? ऑब्वियसली नहीं करना चाहोगे दोस्तों। और ये बॉन्ड यील्ड इन्वर्ट क्यों हो रहा है? देखो दोस्त, ऐसी बात नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो पैसा नहीं देगी आपको, पैसा देगी, बिल्कुल देगी। जैसे आप समझिएगा, इंडिया में सेविंग बैंक अकाउंट, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सेविंग अकाउंट्स में अप्रोक्सीमेटली 4%, 3 से 3.5% तक आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, राइट। इन्फ्लेशन कितना परसेंट है? इन्फ्लेशन वर्ष सबसे कम जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है 13-14% भी गया है इवन, ठीक है, बट हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं इसको 7 to 9%, चलो 9% मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि आपकी नेट इनकम कितनी हुई। सपोज करो आपने 100 रुपए आपने सेविंग्स बैंक में रखे थे, ठीक है, 100 रुपए आपने सेविंग्स बैंक में रखे थे, इस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4 रुपए मिलेगा, बट इन्फ्लेशन के कारण 9 रुपए ये घट जाएगा, कितना? 9 रुपए घट जाए, तो ओवरऑल आपका क्या हुआ? ओवरऑल आपका जो पैसा है वो 5 रुपए से घट गया। दैट मीन्स नाउ इन द बैंक यू, ऑल्दो यू मे हैव 104 रुपीज, 104 रुपए आपको बैंक में दिखाई जरूर देंगे, बट ओवरऑल में इसकी जो वैल्यू है दैट इज हार्डली वर्थ 95 रुपीज, मात्र 95 रुपए के बराबर आपके पैसे, ठीक है। तो जो आज की डेट में जब आप सेव कर रहे हो वो 95 रुपीज में खरीद सकते थे, वो 104 रुपए में खरीद सकते थे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, लोग क्या करेंगे भाई, सामान ज्यादा खरीदना चाहेंगे, या फिर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखेंगे कि भाई दुनिया में क्या चीज बेटर चल सकता है, क्या बेहतरीन हो सकता है, ठीक है। तो इसी चीज का डर है, ध्यान रखना। क्या होता है कि जब ऐसे अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती हैं तो लोग क्या करते हैं, सस्ते में बेच करके चले जाते हैं, ठीक है। The bonds through which governments or corporations raise the money from people. A bond yield is the return to an investor from the bond's coupon interest rate. ठीक है। अब देखो yield जो होता है ना, yield curve is graphical representation of yields from the bond with equal credit rating over different time horizons. ठीक है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बॉन्ड यील्ड बढ़ना भी घातक है और इन्वर्ट होना भी खतरनाक है। अब ये होता क्या है बॉन्ड यील्ड, इस बात को समझिएगा। बॉन्ड यील्ड होता है आपके पास, जैसे सपोज करो आपने कोई बॉन्ड इशू किया, ठीक है, बॉन्ड इशू किया, लेटर से वो 100 रुपए का है, ठीक है, लेकिन अगर इस पर कूपन नहीं लगा हुआ है, कूपन नहीं लगा हुआ है, तो आप इसको कितने में बेचते हो, लेटर से ₹95 में बेचते हो। तो मतलब हो सकता है 3 साल इसको रिटेन करवाओगे, 3 साल रिटर्न करवाओगे तो आपको इस पर 95 रुपीज से 5 रुपए इसको मिल जाएंगे, है ना, 5 रुपए मिल जाएंगे, मतलब ये जब भी दिखाएगा तो, है ना। तो समझ आ रही बात, तो 3 साल में 5 रुपए मिल रहे हैं 95 रुपीज पे, तो अप्रोक्सीमेटली बोलूंगा, अप्रोक्सीमेटली ध्यान रखना 5%, तो थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न है, 5% थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न है, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आ गया आपको कि 5% थोड़ा ज्यादा रिटर्न है, ठीक है, थोड़ा सा 5% से ज्यादा रिटर्न है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखती है म्यूचुअल फंड की है, दे आर इक्वली सेफ, आई फील सो कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, दे आर सेफ इनफ। मैं करूंगा भाई, देखता हूँ 10% ये मेरे को रेगुलर रिटर्न दे रहे हैं, और पिछले 5-6 सालों से कम 10% रिटर्न दिया। मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा भाई देखो, मैंने 95 में लिया है, तुम 97, तो मुझे 93 रुपीज बस दे दो, केवल 93 रुपीज दे दो, ठीक है। मैं इसे 93 रुपीज लूंगा और म्यूचुअल फंड में लगा करके ज्यादा पैसा कमा लूंगा, ज्यादा पैसा कमा लूंगा एज कम्पेयर टू दिस। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज कहलाती है बॉन्ड यील्ड बढ़ जाना। अभी तक क्या था, 95 रुपीज डाल करके 5 रुपए मिल रहे थे, अब जो पर्सन नया खरीदा है उसको 93 रुपए में उसको खरीद पड़ी है, और उसको फायदा कितने का होगा, 7 रुपए का होगा, 7 रुपए, तो 7/93 इंटू 100, ठीक है। तो ये प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा, ये प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। दैट विल बी समवेयर अराउंड 7% से थोड़ा ज्यादा होगा, 7% से थोड़ा ज्यादा होगा, 7.5% के आजू बाजू आ जाएगा, है ना। तो ये समझिएगा 10% से, लेकिन फिर भी कम है, तो अभी भी स्कोप है इसमें बॉन्ड यील्ड बढ़ने का। लेकिन क्या होता है ना, हमारे मार्केट में, जैसे हमारे मदर फादर है, आपको कभी भी पैसा मिलेगा तो व्हाट दे से, बेटा एफडी कर दो, म्यूचुअल फंड में दिक्कत है। तो ध्यान रखना, ये ट्रेड ऑफ होता है कि कितना रिस्क कौन ले सकता है, या 7.5% उठाना चाहोगे, या कि 10%, या कि 5% में ही खुश है, चलो थोड़ा डिप्रिसिएट हो रहा है कोई बात नहीं, हम अपने आप में हैंडल कर लेंगे। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये क्या रहता है बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड क्यों बढ़ता है, क्योंकि बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एट सेफर साइड मिलती हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की अगर मैं बात करता हूँ, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एन इकोनॉमी वुड हैव अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व, ध्यान रखिए ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ यील्ड कर्व होगा नॉर्मल इकोनॉमी में। इफ वन इज पार्टिंग विथ मनी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, रिटर्न शुड बी हायर। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर कोई भी ज्यादा टाइम के लिए आपको पैसा दे रहा है तो आपको ज्यादा रिटर्न भी उस पर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट फील करता है तो वो क्या करता है, कई बार लॉन्ग टर्म मनी से पैसा निकाल करके शॉर्ट टर्म में रिस्कियर एसेट्स में लाइक स्टॉक मार्केट्स में पैसा लगाता है, और इन द बॉन्ड मार्केट द प्राइसेस ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड
falls and their yield rises। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि वो क्या कर रहा है भाई, देखो 95 रुपीज से वो उठा करके 93 रुपीज पे बेच रहा है ना, मैंने बताया ना आपको 93 रुपीज, तो इसका फायदा भले 7% हो गया, बट इसको ऐसा लग रहा है भाई मैं ज्यादा कमा लूंगा यहाँ से, है ना। सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस देखो क्या है। अच्छा एक और चीज, बॉन्ड प्राइसेस और बॉन्ड यील्ड दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे, बॉन्ड यील्ड घटेगा। अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो फिर बॉन्ड प्राइसेस घटेंगे, मतलब बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे तो फिर बॉन्ड यील्ड घटेगा। समझ आ रही बात ना, तो दोनों चीजें ध्यान रखना। सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस की बात करता हूँ, तो इन्वेस्टर्स पुल आउट मनी फ्रॉम शॉर्ट टर्म रिस्की एसेट्स सच एज स्टॉक एंड पुट देम इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं। इससे क्या होता है, प्राइस ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड राइजेस एंड देयर यील्ड फॉल। ठीक है, तो ये थोड़ा अजीब लगता है, सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है ये भी समझ लो। व्हेन सेंट्रल बैंक इज सक्सेसफुल इन स्लोइंग डाउन द इकोनॉमी विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट अ रिसेशन, इट इज कॉल्ड सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना, इकोनॉमी को आपको थोड़ा स्लो डाउन करना है विदाउट ब्रिंगिंग अ रिसेशन। ठीक है, ये कहलाएगा सॉफ्ट लैंडिंग, ताकि किसी को हर्ट ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। और अगर ऐसा दिक्कत होती है तो इसको हम बोलते हैं हार्ड लैंडिंग। इसको क्या बोलते हैं, हार्ड लैंडिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इकोनॉमी में ये फेनोमेना देखने को मिल रहा है जहाँ पे बॉन्ड यील्ड इन्वर्ट हो रहे हैं, होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपका सॉफ्ट लैंडिंग हम करवाने की बजाय हार्ड लैंडिंग पे भी, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग करवाना चाहिए, बट शायद हम उसको परख नहीं पा रहे और ये हार्ड लैंडिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज रिवर्स करेंसी वॉर? करेंसी वॉर रिवर्स क्या है, देखो डॉलर जो है स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा है दूसरी करेंसी से। ठीक है, डॉलर इज मोर इन डिमांड देन येन, यूरो, युआन। ठीक है, अब रिलेटिव वीकनेस ऑफ लोकल करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज अगेंस्ट डॉलर मेक्स देयर एक्सपोर्ट मोर कॉम्पिटिटिव, काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना देते हैं। और यूएस बार बार इस पॉइंट को उठाता रहा है कि भैया देखो आप लोग अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करके यूएस की इंडस्ट्रीज को हर्ट करते आए हो। इससे क्या हो रहा है, यूएस का सरप्लस बढ़ रहा है, यूएस का सरप्लस, ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ आपका बढ़ रहा है, और इसके कारण हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है पूरे खाली हो रहे हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, करेंसी वार कहलाता है। करेंसी वार कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक चीजें हैं, समझिएगा, तीनों आपस में लिंक्ड हैं, तीनों चारों चीजें। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं आगे, फॉल ऑफ यूरो। जब करेंसी की बात कर रहे हैं तो यूरो में भी फॉल देखने को मिला है, तो ऐसा क्या चीज है, तो समझिएगा, यूरो एंड डॉलर, यूएस डॉलर अभी एक पेरिटी पे पहुंच गए हैं। ठीक है, अब करेंसी एक्सचेंज रेट को कौन डिटरमाइन करता है, तो दोस्तों पहले गोल्ड रेजिम हुआ करती थी जहां पे डॉलर फिक्स था। बट ध्यान रखिएगा, ये चीज यूएस के एक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उलट दी और अब मार्केट फ्लोटेड रेट हो गया, मार्केट बेस्ड रेट हो गया। ठीक है, मार्केट बेस्ड रेट हो गया। इट इज ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड, इट इज ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, किसकी कितनी सप्लाई और किसकी कितनी डिमांड। ठीक है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। सप्लाई एंड डिमांड पे हो गया, तो सप्लाई इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज सेंट्रल बैंक पॉलिसी, लोकल डिमांड फॉर इंपोर्ट्स और फॉरेन एसेट्स। ठीक है, demand for a country currency is determined by factors like central bank policy and the foreign demand for exports and domestic currency। तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली आपका जो करेंसी है वो मजबूत कब होगा, जब बाहर के लोग आपकी करेंसी की डिमांड करें, आपकी चीजों की डिमांड करें। ठीक है, समझ आ रही बात, है ना। तो कितना इंपोर्ट हो रहा है उसके हिसाब से सप्लाई डिसाइड होती है ना, और साथ साथ सेंट्रल बैंक कितना पंप इन कर रहा है मनी को। ठीक है, तो वो चीज सप्लाई साइड से डिसाइड होती है, और डिमांड साइड से होता है, जैसे मान लो आरबीआई बाजार से डॉलर खरीद रहा है ना, हमारे देश में जो है वो बहुत सारा एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो डिमांड साइड हो जाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इंडिया जो है, इंडिया के साथ एक बहुत अच्छी चीज है हमारा, हमारे पास भले टेक्नोलॉजी ना हो बट हमारे पास माइंड है, क्या है, दिमाग है हमारे पास। ठीक है, ध्यान रखिए, टेक्नोलॉजी हो सकता है फॉरेन के पास हो, बट हमारे पास क्या है, माइंड है। तो वी आर इमर्जिंग एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स सेंटर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स के हम बहुत अच्छे सोर्स बन रहे हैं। आप देखेंगे हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग गल्फ में जा रहे हैं काम करने के लिए, यूएस, यूरोप, बहुत पुराने डेस्टिनेशन रहे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो इंडियन डायस्पोरा कितना सक्सेसफुल रहा है। आप सोचो, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, इट इज सेड दैट कुछ इंडियन भाई थे जो कि अपने आप में पूरा पूरा अफ्रीकन गवर्नमेंट को चलाते थे। तो दे आर पीपल लाइक दैट ऑल्सो, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया टॉप रेमिटेंस रिसिपिएंट है। डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ने लिखा है, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हेल्थ ऑफ रेफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स, इंडिया रिसीव्ड यूएस डॉलर
87 बिलियन इन रेमिटेंसेज इन 2021। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग जाके बाहर काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें फाइंडिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो माइग्रेशन की बात करें तो ग्लोबली अबाउट 1 in 8 पीपल आर माइग्रेंट। अब देखो ये हमेशा कोई जरूरी नहीं अच्छी चीज के लिए माइग्रेशन हो, ठीक है। जैसे इंडिया से भी लोग जाते हैं तो हमेशा कोई जरूरी नहीं व्हाइट कॉलर जॉब, गोल्डन कॉलर जॉब इनके लिए जाते हैं, नहीं, बहुत सारे ब्लू कॉलर जॉब के लिए भी जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ब्लू कॉलर जॉब के लिए भी जाते हैं। और अगर इंडिया को छोड़ करके बाहर आप निकलोगे तो इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिजास्टर के कारण माइग्रेट करते हैं, ठीक है, डिजास्टर के कारण, वार के कारण, ठीक है। तो इन सब के कारण भी लोग खूब सारे माइग्रेट करते हैं। देखो बांग्लादेश से जब लोग भाग करके 1972 में जब बांग्लादेश में खूब सारी बदमाशियां कर रहा था पाकिस्तान, तो वहां से लोग बहुत सारे इन्फ्लक्स हो रहे थे इंडिया में, बहुत सारे लोग भाग भाग के इंडिया आ रहे थे। येमेन का देख लो, सूडान का देख लो, ये जो वॉर चल रही थी इसके बाद बहुत सारे लोग टर्की, आपका जो यूरोप है वहां वहां पे भाग भाग के गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये जो 1 in 10 पीपुल आर माइग्रेंट्स, ये जो आंकड़ा है करीब 1 बिलियन लोगों को माइग्रेंट बना देता है। As of 2020, Europe and North America hosted the greatest number of international migrants, followed by Northern Africa and Western Asia। ठीक है, तो 2020 में अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना है यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका ने होस्ट किया ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स को बाय नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न अफ्रीका। आई होप ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। रेमिटेंसेस की बात करूं तो इन 2021 द टॉप रेमिटेंसेस रेसिपिएंट्स वेयर इंडिया, चाइना एंड मैक्सिको। दोस्तों ध्यान रखना, इंडिया और चाइना अक्सर इंटरचेंजेबल हो जाते हैं, कई बार मतलब चाइना जीत जाता है, कई बार इंडिया जीत जाता है। अभी के लिए इंडिया है, वी शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट दिस, ठीक है। कहीं तो हम पहली पे आए, है ना। अब जो सिग्निफिकेंस क्या है इन रेमिटेंसेस का, तो एक चीज समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि देखो जो बंदा बाहर जा करके भी अपने देश को नहीं भूला है, उसकी फैमिली यहाँ पे है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टिल फील्स अटैच टू हिज कंट्री, अपनी कंट्री से अटैच फील करते हैं, तो काफी पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरी चीज, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ डॉलर, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कैट डिफिसिट पढ़ा था, ठीक है, जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने की बात कही थी, दे आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैट, है ना, करंट मतलब कैट मतलब सॉरी फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन फॉर माइग्रेंट्स देमसेल्व्स एंड फॉर द फैमिली एंड फ्रेंड्स रिमेनिंग इन देयर होम कंट्री, ठीक है। निगेटिव इफेक्ट क्या है, तो देखो दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि सपोज करो कि एक IITN है, उसको हम यहाँ पे वो इनफ जॉब अपॉर्चुनिटी एम्पल वो चीज दे ही नहीं पा रहे, तो क्यों नहीं करेगा, है ना, समझ रहे हो। तो ये बात को समझना, इस बात को समझना कि ब्रेन ड्रेन इज नॉट मतलब कि कोई विलिंगली जाता है अपना घर छोड़ करके, इट्स लाइक कि मैंडेटरी चीज हो जाती है, बिकॉज आप उसको उस लेवल का एम्प्लॉयमेंट ही नहीं दे पा रहे हो, उस लेवल का पैसा ही नहीं दे पा रहे हो, तो दैट इज अंडर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज। तो अंडर यूटिलाइज करने से बेटर वो बाहर काम करें, कुछ सीखें, कुछ जाने, कुछ कैपिटल इकट्ठा करें, फिर आने के बाद वो भले ही कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। और वैसे भी वो रेमिटेंसेस इतने सारे भेज रहे हैं, तो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, दैट इज नॉट गोइंग वेस्ट, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जीनोफोबिया, जीनोफोबिया मतलब फॉरेन में कई बार आप देखोगे इंडियंस के अगेंस्ट कम्युनल स्लैंग, रेसिस्ट स्लैंग यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो कल्चर, लैंग्वेज, अपीयरेंस और प्लेस ऑफ बर्थ के कारण जो आप ट्रीटमेंट करते हो ये गलत हो जाता है। इसके अलावा स्मगलिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी दोस्तों दिखाई देता है खूब सारा, आप देखोगे तो जैसे आप देखो नॉर्थ कोरिया से कहा जाता है कि लोगों को स्मगल कर करके साउथ कोरिया में लेकर के जाते हैं, है ना, चाइना के थ्रू घुमाते हुए। चाइना, यहाँ से चाइना निकलते हैं, क्योंकि चाइना थोड़ा रिलैक्स्ड है, ठीक है। चाइना से फिर वो निकलते हैं वियतनाम, ठीक है, वियतनाम से फिर जापान एंड जापान से फिर साउथ कोरिया, जापान से फिर साउथ, तो इस तरह से पूरा साइकिल चलता है, ठीक है, समझ आई बात। ये नहीं हो पाता है, तो ध्यान रखना ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, ये सब बहुत कुछ चलता है, कहते हैं जब हम फॉरेन जाते हैं तो भी, जैसे बांग्लादेश से देखो, है ना। अब देखो इसके बाद है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, नीति आयोग ने रिलीज किया है। कौन सा? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। ध्यान रखना, वाई न्यूज की बात करूं, दिस इज द थर्ड एडिशन विच हाईलाइट्स द स्कोप ऑफ इनोवेशन एनालिसिस इन द कंट्री बाय ड्राइंग ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इंडिकेटर्स क्या क्या यूज किए गए हैं? 7 पिलर यूज किए गए हैं दोस्तों, ध्यान रखना। 5 इनेबलर पिलर हैं, ठीक है, जो कि इनपुट को मेजर करते हैं, 2 परफॉर्मेंस पिलर मेजर करते हैं आउटपुट को, ठीक है। तो ध्यान रखना 7 पिलर हैं, 5 इनेबलर पिलर हैं और 2 परफॉर्मेंस पिलर हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज। अब इनेबलर में क्या है? ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट। परफॉर्मेंस क्या है? नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन। तो दोस्तों ध्यान रखना, इनोवेशन के लिए जो इनपुट्स लगते हैं उसको भी मेजर किया गया, और उसका आउटपुट जो निकल के आ रहा है, जो स्टेट्स ने अपनी पॉलिसीज लगाई हैं उसको भी मेजर किया है हमारे नीति आयोग ने, विच इज वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स
कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ध्यान रखिएगा ये वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, इट इज नॉट मतलब आउट ऑफ मतलब कि जस्ट बोलने के लिए बोल रहा हूँ, इट्स लाइक कि आपको यूज करना है मीन्स, ठीक है। सर्वे इंक्लूड्स द लेवल एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड पैरामीटर्स सच एज नंबर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स एंड नॉलेज इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके अलावा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भी इनरोलमेंट बढ़ाना है ताकि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस हो सकें। R&D हमें बढ़ानी है, इंटरनेट सब्सक्राइबर्स का नंबर बढ़ाना है ना, ठीक है। FDI इनफ्लोज, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें आपको रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखो ये हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, मेजर जो स्टेट्स हैं दे आर कर्नाटका, तेलंगाना एंड हरियाणा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स निकल के आए कर्नाटका, तेलंगाना एंड हरियाणा। कर्नाटका सबसे अच्छा परफॉर्म किया है FDI को अट्रैक्ट करने में और काफी सारे लोगों को वेंचर कैपिटलिस्ट डील्स दिलवाई है इन्होंने, ठीक है। तो बॉटम मोस्ट स्टेट देखो बिहार, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। तो देखो एक चीज नोटिस करोगे, जो राज्य अच्छे हैं, वेल ऑफ हैं, ठीक है, जो राज्य अच्छे हैं, वेल ऑफ हैं, दे ऑल्सो टेंड टू हैव मोर इनोवेटिव पीपल, उनके पास ज्यादा इनोवेटिव पीपल होते हैं। और जो राज्य इतने अच्छे नहीं है इकोनॉमिकली, उनके पास वेल ऑफ पीपल भी कम होते हैं, ठीक है। हिल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो मणिपुर, उत्तराखंड, मेघालय हैव डन वेरी गुड जॉब। इसके अलावा चंडीगढ़ एंड फॉलोड बाय दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आर ऑल्सो डन गुड, है ना। लद्दाख की रैंक लास्ट में 9th रैंक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कुछ चीजें याद रखिए जैसे पैरामीटर, इस पे प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है दोस्तों। और इसको इनोवेशन से रिलेटेड किसी एक फोल्डर मटेरियल की तरह आप यूज कर सकते हो, ठीक है, फोल्डर मटेरियल तरह यूज कर सकते हो। चैलेंजेस क्या है ये समझिए। ऑन द एवरेज द कंट्री हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल इन नॉलेज वर्कर पिलर। ध्यान रखना हमारे पास नॉलेज वर्कर्स ही नहीं है दोस्तों, ठीक है, एज मच एज इट हैज वर्कड इन ह्यूमन कैपिटल पिलर, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल हमारे पास है बट नॉलेज वर्कर नहीं है हमारे पास। The expenditure on human capital has been unable to be created to create the knowledge base in the country। ध्यान रखना ह्यूमन कैपिटल है बट उसके कारण फिर नॉलेज बेस नहीं बन पाया, और ये अपने आप में एक दिक्कत वाली चीज है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली चीज है। इनोवेशन इज स्क्यूड अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ड्यू टू द प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू मिसिंग मिडिल, है ना। ध्यान रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग कम है तो इसीलिए वहां पे दिक्कत है, ठीक है। अब जो रिकमेंडेशन क्या दिया गया है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D, इसको कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कम से कम 2% होना चाहिए, ठीक है। इंडिया का GDRD जो है 0.7% है, तो ध्यान रखना R&D में हमें स्पेंड करना है, क्या करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कम से कम 2%, कम से कम 2% आपको R&D में स्पेंड करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा GDERD अगर बढ़ाओगे, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन R&D में बढ़ेगा और इंडस्ट्री डिमांड और एजुकेशन सिस्टम्स के बीच का डिमांड जो है वो भरेगा। तो ध्यान रखना जो सबसे मेजर आउटकम निकल के आया है जो कि आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ह्यूमन कैपिटल होने के बावजूद हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो रिफाइन नहीं हो पा रहा है, नॉलेज जो बेस है वो रिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको बहुत क्लियरली लिखें एज पर द नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स फाइंडिंग्स, ये चीजें हैं, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दोस्तों आपको भी पता है जब कोविड लॉकडाउन लगा we didn't have active pharmaceutical ingredients, है ना, और इसके कारण पूरे देश में काफी ज्यादा शॉर्टेज आई। एक पॉलिसी भी फिर हम लेकर के आए जिसके कारण फिर हमने बेहतरी की, ठीक है। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर हैज लॉन्च स्कीम्स फॉर स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। सिडबी इसमें आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, ये हो गया प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज। ये क्या हो गया, प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज, क्योंकि पूछा जाएगा तो यहीं पे कहीं ना कहीं घुमाएंगे फिर आएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले समझिएगा फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम, है ना, PTUAS, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल MSMEs जो कि ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनको टारगेट किया जाएगा, उनको अपग्रेड करने के लिए असिस्टेंस दिया जाएगा। अब इनको क्या दिया जाएगा, कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी 10% की, लोन्स अप टू 10 करोड़, 10 करोड़ तक का अगर लोन लेते हैं तो 10% की कैपिटल सब्सिडी मिल जाएगी। और इनको मिनिमम रीपेमेंट करना है 3 साल में, 3 साल में रीपेमेंट करना है, या फिर इंटरेस्ट सबवेंशन भी ले सकते हैं ये लोग 10% तक का, 10% तक 5% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन ले सकते हैं। और अगर SC/ST अगर ओन करते हैं तो 6% तक का ले सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंस टू फार्मा इंडस्ट्रीज फॉर कॉमन फैसिलिटीज स्कीम, है ना, तो APIC है, मैंने बताया ना असिस्टेंस फार्मा, अच्छा ठीक है, ध्यान रखना। स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स जो भी हैं, assistance up to 70% और 90% to Himalayan or North Eastern region of the approved project cost और ₹20 करोड़ whichever is less। तो 70% तक का आपको असिस्टेंस मिल सकता है
क्लस्टर्स को इंप्रूव करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के, ठीक है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम भी लाई गई है, जहां पे अलग अलग मेडिकल डिवाइसेस लाइक स्टेंट हो गया, आपके जो हियरिंग एड्स हो गए, ये सारी चीजें में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो फार्मास्यूटिकल में ही बायो इकोनॉमी भी आता है दोस्तों, ठीक है। बायो इकोनॉमी क्या है, तो UNFAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिफाइन किया है, प्रोडक्शन, यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज including related knowledge, science, technology, and innovation to provide information, products, processes, and service to all economic sector with aim of moving towards सस्टेनेबल इकोनॉमी। प्लीज ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत करीने से अरेंज किया गया है सब कुछ। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपने आप में एक इंडस्ट्री है, इसका बाद आता है बायो इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी जो कि बायोलॉजी से डराइव की जाए, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से डराइव की जाए, वो बायो इकोनॉमी का पार्ट बनेगी। इसको डिफाइन करने के लिए बहुत प्यारी डिफिनेशन दी गई है UNFAO की, है ना। UNFAO की बहुत प्यारी डिफिनेशन दी गई है ना, तो है ना, ध्यान रखना ये चीज। फूड सिस्टम्स ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट नीश इन द बायो इकोनॉमी। ध्यान रखिए फूड इकोसिस्टम जो है काफी बड़ा नीश एरिया ऑक्यूपाई करता है। सर्कुलर बायो इकोनॉमी की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान रखिए सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि कोई इंडस्ट्री अपना वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, प्रोडक्शन करेगी तो वेस्ट करेगी, ये इनपुट बन जाता है दूसरी इंडस्ट्री के लिए और इसका जो वेस्ट है वो यहाँ यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो बायो इकोनॉमी एम्स टू डराइव बोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सर्कुलैरिटी, इन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, रीयूज, रिपेयर एंड रिसाइकल आर द फंडामेंटल पार्ट ऑफ बायो इकोनॉमी, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं इसमें समझाना चाहूंगा, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल जो है, इसने इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट रिलीज की है 2022 और इसी कारण से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बायो इकोनॉमी के बारे में पढ़ना। और ध्यान रखिएगा मेंस में अगर मैं बात करता हूं तो मेंस में अक्सर ऐसे फैंसी वर्ड्स, नए नए वर्ड्स पे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बिरैक जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और डीबीटी के अंदर काम करता है। इस रिपोर्ट के की हाइलाइट्स क्या है कि इंडिया बायो इकोनॉमी इज लाइकली टू टच $150 है ना, 150 बिलियन US by 2025 and over $300 by 2030. The country's bioeconomy has registered a 14.1% growth in 2021 over 2020. On average, at least 3 biotech startups were incorporated every day in 2021. ध्यान रखिएगा बायोटेक के स्टार्टअप्स की संख्या भी बहुत बढ़ रही है एंड दिस इज रियली गुड साइन, बहुत अच्छा साइन है फ्यूचर के लिए हमारे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज। इंडिया हैज सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ US FDA अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आउटसाइड US। ध्यान रखिएगा इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि रशिया आकर के इंडिया में स्पुतनिक की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करवा सकता है और इंडिया खुद अपनी वैक्सीन डिलीवरी नहीं कर पा रहा, अपने लिए वैक्सीन मैन्युफैक्चर नहीं करवा रहा, है ना। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा हाउ इज इंडिया मूविंग फॉरवर्ड इन बायो इकोनॉमी, इंडिया कैसे फॉरवर्ड कर रहा है। ध्यान रखिए आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी आप सभी को पता है, ठीक है, ये एनर्जी इंडिपेंडेंट हमें बना रही है बाय 2047, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स हमने लगा रखी है, जिसे हम कह रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर के आना है और E20% जो है ये ब्लेंड करेंगे तो इसको बोला गया E20। ध्यान रखिएगा इसको फ्यूचर में हम बढ़ा करके E100 कर देंगे, कंप्लीटली इथेनॉल बेस्ड चलेगा। तो ध्यान रखिएगा E20, ठीक है। तो इसका टारगेट ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल विथ 20% इथेनॉल इन इट, ठीक है। बायो एग्री मतलब बीटी कॉटन, पेस्टिसाइड्स, मरीन बायोटेक and animal biotech has potential to nearly double its bioeconomic contribution from 10.5 billion to 20 billion in 2025. Promoting startups, तो दोस्तों ध्यान रखना 35 बायो इंक्यूबेटर्स भी सेटअप किए गए हैं इंडिया में विथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, ठीक है। द फर्स्ट इंटरनेशनल इंक्यूबेटर की अगर मैं बात करता हूँ तो क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेटर भी हमने सेटअप किया है, डीबीटी और बेरैक ने मिलकर के इसको सेटअप किया। तो प्लीज ये ध्यान रखिए काफी सारी चीजें हम कर रहे हैं, इंक्यूबेशन सेक्टर, इनोवेशन, जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी रेगुलरली नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, बायोफ्यूल्स को प्रमोशन दिया जा रहा है और साथ ही साथ नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी भी लॉन्च किया गया जो कि अपने आप में एक बहुत लीपिंग स्टेप होगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा, ठीक है। और जो इसके बाद है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स क्या चीज है तो आप इसको समझिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ZCZP को एक सिक्योरिटी के तौर पर डिक्लेयर किया है ना, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल। यूजुअली क्या होता है ध्यान रखिएगा, अच्छा मैं थोड़ा देर बताता हूँ आपको, ठीक है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में इसको इंक्लूड कर लिया गया है। अभी जो है ये शेयर, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर इस फॉर्म में चलता है, ठीक है। ZCZP
ZCZP आर फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एनजीओ प्रोजेक्ट्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एनजीओ प्रोजेक्ट्स को फंड करने का तरीका है ऑन विच एनजीओज आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे प्रिंसिपल और पे इंटरेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ध्यान रखिएगा, एक तरह से इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है। यूजुअली बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड में क्या होता है आप समझिएगा, यहाँ पे कूपन्स लगे होते हैं, ठीक है। जिन बॉन्ड्स में कूपन नहीं लगे होते हैं उनकी फेस वैल्यू होती है, उनकी क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। ध्यान रखिएगा, फेस वैल्यू तो वैसे भी सबकी होगी, बट इनको डिस्काउंटेड प्राइस पे ट्रेड किया जाता है, इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे ट्रेड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए इसका फेस वैल्यू 100 रुपीज, ठीक है, तो डिस्काउंटेड प्राइस मतलब इसको कितने पे बेचा जाएगा, 90 रुपीज पे बेचा जाएगा। तो ताकि जो पर्सन है उसको कम से कम 10/90 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 11% का फायदा हो जाए, 11% का उसको फायदा मिल जाए, ठीक है, 11% का फायदा मिल जाए। अब सपोज कीजिए इसका जो है फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू इसकी 100 रुपीज है, बट क्या है कि ये इसमें कूपन्स जुड़े होंगे, है ना। तो अगर गवर्नमेंट को जिससे मान लीजिए 11 रुपए का टैक्स देना है, तो ये क्या करेगी, हर एक साल के लिए 11 रुपए देगी। इस पे डेट लिखे होंगे इन कूपन्स पे, और आपको जा करके उस डेट को ये कूपन फाड़ करके उसको देना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट विल गिव यू दिस मनी। समझ में आ रही बात। तो ध्यान रखिए, गवर्नमेंट जो है ZCZP को किस तरह से डिफाइन करती है, इसमें कोई प्रिंसिपल नहीं लौटाना, ये जो आपने लगाया है पैसा ये भी नहीं लौटाना, ना कोई कूपन लौटाना। क्यों? क्योंकि एनजीओ है ना, इसको तो डोनेशन दे रहे हो आप, है ना। तो एक अच्छे काम के लिए आप अपनी बैंक बना लो, कल को आप चाहो तो उसको ट्रेड भी कर लो, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो ध्यान रखिए, ZCZP को एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होंगी, और वहां से फिर इसको सेबी अपना रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट कर रही है जो एनजीओज हैं उनको पैसा उठाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे। प्लीज मेक श्योर कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यू ऑल आर आवर स्ट्रेंथ। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ ही साथ मैं आपको अनाउंस करना चाहूंगा दोबारा से कि 1 अगस्त से हम CSAT का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। प्रॉपर डिटेल्ड कोर्स रहेगा, प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ 1 अगस्त से CSAT का कोर्स के बाद के अलावा हमारे पास अभी एथिक्स एंड एसे का टेस्ट सीरीज है। ध्यान रखिए, एथिक्स एंड एसे की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो प्लीज गो अहेड एंड एनरोल अंटिल एंड व्हेन टिल द टाइम इट इज चीप। ध्यान रखना, काफी अफोर्डेबल, काफी सस्ता प्राइस रखा गया है ना, ताकि आप लोगों को किसी को भी पैसे की वजह से कम कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और साथ साथ हमारा प्रमोशन भी है दोस्तों, दोनों ही चीजें हैं। मतलब इट्स नॉट जस्ट कि लाइक कि हाँ हम भी पहली बार आ रहे हैं तो हम अपने आपको शोकेस करना चाहते हैं, देखो हमारे पास ये क्वालिटी टेस्ट है ना। तो ध्यान रखिएगा, 500 तो दोस्तों केवल एक टेस्ट को केवल चेक करने में लग जाते हैं पैसे, अगर आप बाहर से करवाएंगे तो, ठीक है। प्लीज ये ध्यान रखिए, 4 टेस्ट मैं दे रहा हूँ एथिक्स के, 4 टेस्ट ऐसे के, और दोनों का प्राइस अलग अलग है, 499 एंड 499, ठीक है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा साइंस के लेक्चर भी बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे दोस्तों, अभी थोड़ा सा वक्त लग रहा है, बट आई विल ट्राई कि आज इवनिंग से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके उतना मैक्सिमम लोगों को बताइए। और साथ ही साथ एक और चीज दोस्तों ध्यान रखना, वीकली हम जैसे ये इन न्यूज पढ़ रहे हैं वैसे ही टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है ना। वो अभी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाद में इस पर प्राइस लग सकता है, तो अभी जब तक फ्री है तब तक ज्वाइन कर लीजिए, है ना। हर वीक आप टेस्ट दीजिए, हर वीक आप उसमें 2 मेन से क्वेश्चन आते हैं वो लिखिए, आपकी प्रिपरेशन देखो अपने आप एकदम मतलब स्मूथ प्रिपरेशन होगी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल तरीके से प्रिपेयर होगी। शुरू शुरू में लगेगा अरे मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, बट द डे यू विल सिट in the exam you will realize कि this helped you a lot. Trust me, it helped me a lot in my preparation. ठीक है, so please make sure कि आप इसको जाएं, वेबसाइट को जरूर विजिट करें, that will help you, ठीक है। वेबसाइट से रिलेटेड जो भी लिंक्स हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप उनको अवेल जरूर करें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, एंड विद दैट आई एंड दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे अहेड, प्लीज हैव अ ग्रेट डे अहेड, है ना।